Hello student, this is the video relating to our chapter number 15, class 11. चैप्टर नेम है हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्टली होता है कि हर बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, वो अपना जर्नल्स बनाता है, लेजर बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, ट्रेडिंग बनाता है, P&L बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन उसके साथ साथ में वो एक और स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। जो स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करता है, उस स्टेटमेंट में क्या है, वो एक कैश बुक मेंटेन करता है विद बैंक कॉलम। ठीक है, उसने एक कैश बुक प्रिपेयर की, वो किस हिसाब से की? बैंक कॉलम के साथ में। ठीक है, अब बैंक कॉलम के साथ कैश बुक क्यों प्रिपेयर करता है? क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो बैंक के साथ में एक अपना करंट अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, जब वो बैंक के साथ में अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहा है और करंट अकाउंट के बेसिस पे क्या होता है, वो अपनी ट्रांजेक्शन्स को करता है विद द बैंक्स। कैश डिपॉजिट कर रहा है, कैश विड्रॉल कर रहा है, या किसी कस्टमर ने कैश डिपॉजिट किया है, या किसी कस्टमर को अपने ब्याह पर हमने पेमेंट दिया, या इस तरह के बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं जो बैंक और कस्टमर और हमारे बीच में होती हैं। तो उन सारी चीज़ों का स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मेंशन करेंगे। तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो हमारी बैंक को इफेक्टेड कर रही होंगी, बट हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। क्योंकि कस्टमर ने अगर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया होगा और हमने उसको पेमेंट नहीं दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट तो इफेक्टेड हो जाएगा, इंक्रीजेस कर जाएगा, बट उसकी ट्रांजेक्शन हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण क्या होगा, हम उसकी ट्रांजेक्शन को अपने अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने क्या किया है, बैंक ने हमारे ब्याह पर किसी को पेमेंट कर दिया, बैंक ने हमारे ब्याह पर किसी को कोई चीज़ दे दी, या हमने कोई भी चेक काट कर दिया कस्टमर को और कस्टमर ने बैंक में नहीं लगाया है, बैंक में लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस तरह की बहुत सारी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं बिजनेस बैंक की और कस्टमर के साथ में। मतलब हमारी ट्रांजेक्शन बिजनेस के बैंक के साथ होगी और बैंक के साथ साथ में कस्टमर के साथ भी होगी। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स के होने के बेसिस पे क्या होता है कि जो हमारा बैंक का बैलेंस होता है और जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक विद बैंक कॉलम, तो जो हमारा कैश बुक विद बैंक कॉलम का बैलेंस है, वो दोनों क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं टैली नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, जब टैली नहीं कर रहे होंगे तो हमारे उसमें एरर्स कम शो कर रहा होगा। अब उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए अपनी बैंक से अपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या करता रहता है, वो बैंक के साथ में बैंक से एक स्टेटमेंट लेता रहता है टाइम टू टाइम। अब जो बैंक से स्टेटमेंट लेता है टाइम टू टाइम फॉर द डिपॉजिटिंग ऑफ द मनी, फॉर द विड्रॉल ऑफ द मनी, फॉर द पेइंग the giving the checks to the customers, for the receiving the checks through directly check deposited by the customer into the accounts. So many transactions are there in the books. ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स वो क्या करता है, अपना जो स्टेटमेंट होता है उसको टैली करता है विद देयर कैश बुक स्टेटमेंट। जो भी उसने अपनी कैश बुक प्रिपेयर की हुई होती है, उस कैश बुक स्टेटमेंट से अपनी बैंक की स्टेटमेंट को टैली करता है और उसमें देखता है कि हमने कौन सी ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं और बैंक ने नहीं लिखी है, या बैंक ने कौन सी ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं जो हमने नहीं लिखी हैं। अब होता क्या है उसमें, जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारे पास में एक स्टेटमेंट आता है फ्रॉम द बैंक, तो जो बैंक से हमारे पास में स्टेटमेंट आता है उस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, उसमें उससे हम टैली कर रहे हैं अपनी कैश बुक को। हम अपडेशन बैंक में तो कर नहीं सकते, किसी भी चीज़ को रेक्टिफाइड या चेंजेस या जो भी चीज़ें करनी है वो हम बैंक में तो कर नहीं सकते। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कैश बुक को ही अपडेटेड कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाई मिस्टेक छूट गई है तो उसको हम मेंशन कर देंगे, अगर हमने नहीं लिखी है तो उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये कहलाता है हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके बेसिस पे जो बिजनेसमैन है उसको पता चल जाता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमने मेंशन की हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमने नहीं मेंशन की है, या कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिन जो हमारे थ्रू तो की गई बट बैंक के थ्रू नहीं की गई, या बैंक के थ्रू की गई हमारे थ्रू नहीं की गई। इस तरह की बहुत सारे स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में इंगेज होते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो हमारा एक स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारा बैंक बैंक बैलेंस क्या शो कर रहा है, हमारा कैश बैलेंस या पासबुक का बैलेंस क्या शो कर रहा है, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या कह रहा है, ए बिजनेसमैन जर्नली
ओपन्स अ करंट अकाउंट विद द बैंक। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन है वो बैंक के साथ में करंट अकाउंट ओपन कर रहा है। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इज यूज फॉर द मेकिंग एंट्रीज रिगार्डिंग द डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन द बैंक अकाउंट। कहने का मीन्स क्या है कि जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसके लिए एक हमने ट्रांजेक्शन्स सारी बनाई तैयार की होंगी। जो भी हमारी एंट्रीज हैं रिलेटिंग एंड रिगार्डिंग विद द डिपॉजिटिंग और विड्रॉल ऑफ द मनी, जो भी हमारी मनी विड्रॉल हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, उसके रिगार्डिंग। ठीक है। द बैंक आल्सो मेंटेन्स द कस्टमर्स अकाउंट इन इट्स बुक्स। अब बैंक क्या करता है, बैंक भी एक अपना स्टेटमेंट तैयार करता है, एक पूरा अकाउंट पूरा मेंटेन करके रखता है कि कस्टमर ने कब पैसा निकाला, कस्टमर ने कब पैसा जमा किया, कितना इसका इंटरेस्ट बना, कितना उसका बैंक चार्जेस बने, ये सारे जो भी कस्टमर से रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह जो भी अमाउंट्स आए गए, वो सारी चीज़ों के बारे में वो बैंक भी अपने पास में एक प्रॉपर स्टेटमेंट रखता है हमारा अकाउंट ओपन करके। तो अगर कह रहा है द बैंक प्रोवाइड्स अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑल बैंक ट्रांजेक्शन्स टू द कस्टमर फॉर इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद में क्या करता है, टाइम टू टाइम बैंक क्या करता है, एक कॉपी उठा करके देता है अपने कस्टमर को कि ये आपके इस मंथ के ट्रांजेक्शन या मंथली बेसिस पे दे देगा या क्वार्टरली बेसिस पर दे देगा, या जैसे कस्टमर को रिक्वायर्ड है तब कस्टमर को उठा करके वो कॉपी दे देगा। जब भी कस्टमर मांगेगा बैंक से उसकी कॉपी, तो वो कॉपी उठा करके बैंक कस्टमर को प्रोवाइड करा देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब बैंक उसको कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है या वो कॉपी दे देता है उठा करके, तो वो कस्टमर क्या करता है, अपने जो भी उसने कैश बुक प्रिपेयर किया विद बैंक कॉलम, जो कैश बुक बैंक कॉलम प्रिपेयर किए, तो उसमें उससे जाकर के वो टैली करता है। अगर दिस कॉपी ऑफ स्टेटमेंट containing all the bank transaction provided by the bank is called बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। मतलब जब हम एक पासबुक तैयार करते हैं, बैंक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है, उस पासबुक और उसमें स्टेटमेंट में सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी जो कस्टमर ने डील की हुई थी विद द बैंक्स। तो ठीक है, तो ये कहने का मतलब इसको हम कॉल करते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब कस्टमर के पास में क्या है, बैंक का प्रॉपर स्टेटमेंट है, उसकी अपनी खुद की तैयार की हुई कैश बुक है विद बैंक कॉलम, तो वो क्या करेगा, उससे उस कैश बुक को टैली करेगा। तो उस कंडीशन में उसको जो रिजल्ट मिलेंगे, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, या पेमेंट रिसीव किया, पेमेंट नहीं किया, या कुछ ट्रांजेक्शन्स छूटी हुई हैं जो नहीं मेंशन की हैं, तो उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पासबुक स्टेटमेंट। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें उसकी मिसिंग है, क्या चीज़ें उसने लिख रखी हैं लेकिन उसको एडजस्टमेंट नहीं किया गया। बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जब हम इस तरह की बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। अब ऐसे कौन से रीजंस हैं जो कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं कि कैश बुक और पासबुक में एग्जैक्टली सेम ट्रांजेक्शन्स नहीं मेंशन हो पाती हैं, या सेम टाइप की ट्रांजेक्शन दोनों जब हम टैली करने बैठ रहे हैं तो दोनों में जो टैली है वो प्रॉपर टैली नहीं हो रहा है कि कैश बुक की ट्रांजेक्शन में ज़्यादा हो रही है या पासबुक की ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है, या कुछ चीज़ें कैश बुक में छूट गई या पासबुक में कुछ चीज़ें छूट गई, इस तरह की जो प्रॉपर टैली नहीं हो पाता है। तो अब उसके लिए क्या रीजंस आते हैं, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय द टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। अब क्या है कि मान लो हमने कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसको हमने सुबह किया है, तो सुबह ही तुरंत ही उसको मेंशन कर देना चाहिए था, या बैंक को हमने दिया तो बैंक को उस स्टेटमेंट को मेंशन कर देना चाहिए। हमने जैसे किसी कस्टमर को चेक काट कर दिया, हमें अपनी कैश बुक में भी उस चेक को तुरंत ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, या वो कस्टमर तुरंत ही ले जाकर के बैंक में जमा कर रहा है, तो ये क्या है, प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा कि हमने अपने यहाँ भी उसकी ट्रांजेक्शन लिख ली और कस्टमर ने भी उसको बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दिया। अब क्या है, मान लो हमने चेक काट कर दिया बट वो कस्टमर उस चेक को बैंक में लेकर के नहीं गया, तो उस कंडीशन में जो ट्रांजेक्शन जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है उसकी उस नहीं लेकर के गए, तो हमने तो अपने यहाँ से उस अमाउंट को डिक्रीज कर दिया बट उस बैंक से वो अमाउंट डिक्रीज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है। डिफरेंसेस कॉज्ड बाय द एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक हम उसको 2 ट्रांजेक्शन से एक बार वही सेम ट्रांजेक्शन रिपीट कर देते हैं। कभी कभी क्या है कि बैंक ने हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन
कर दी जो नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग में भी हमारे एरर्स आ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एरर्स बन के आते हैं जिनके बेसिस पर हम अपने उसको रेक्टिफाइड करेंगे या रिकॉन्सिल करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट हमारा अपना तैयार करेंगे कि पासबुक को कैश बुक से टैली करेंगे। ठीक है, पासबुक का जो भी हमारा स्टेटमेंट आया होगा थ्रू द बैंक उस स्टेटमेंट को हम अपनी कैश बुक के स्टेटमेंट से टैली करेंगे और उसमें जो भी एरर्स या जो भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उन अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को मेंशन कर दिया जाएगा और एरर होंगी तो एरर को रेक्टिफाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा आता है हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमारे बिजनेस के लिए क्यों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इम्पोर्टेंस रखता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। वाई वी हैव द नीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहा है अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लोकेट्स द एरर ऑफ और omissions that may have been committed either on the part of the customer or the bank। तो पहला हमारा क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने की, कि जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में हमें वो गलतियां पता चलेंगी, वो हमारी मिस्टेक्स जो हमारी छोटी हुई एंट्रीज हैं वो पता चल जाएंगी कि हमने कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो या तो हमने नहीं की हैं या फिर बैंक ने नहीं की हैं। तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन कर देंगे। या तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे थ्रू छूट गई होंगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बैंक के थ्रू छूट गई होंगी। आगे कह रहे हैं द एरर सो डिटेक्टेड कैन बी रेक्टिफाइड अकॉर्डिंगली। अब जैसी भी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उसको हम रेक्टिफाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बाय प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट द कस्टमर बिकम श्योर ऑफ द correctness of the bank balance shown by the cash book. It helps him in making further transactions with the bank। कहने का मीन्स क्या है, जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में वो कस्टमर को श्योर कर देता है कि सारी ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द बैंक एंड कैश बुक आर कंप्लीटेड या करेक्टेड है। ठीक है, और उन सारी चीज़ों में कोई भी मिस्टेक्स नहीं है और ये कहीं ना कहीं उनको हेल्प करता है किसको, टू द कस्टमर, कि वो आगे की अपनी जो फर्दर ट्रांजेक्शन्स हैं उन फर्दर ट्रांजेक्शन्स को भी प्रॉपरली मेंटेन कर सकता है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर को हेल्प करता है कि उसमें ने जो भी चीज़ें जैसे भी मेंशन की हैं वो प्रॉपरली करेक्टली वैसे ही मेंशन की हैं जैसा कि उससे रिक्वायर्ड था। आगे कह रहा है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प्स द लिविंग द अननेसेसरी डिले इन द कलेक्शन ऑफ द चेक्स बाय द बैंक। अब ये रिकॉन्सिलिएशन कहीं ना कहीं वो उसमें भी हेल्प करता है कि जो अननेसेसरी हमारा जो डिले हो रहा है बैंक उसमें कलेक्शन करने के लिए चेक्स का, वो टाइमली कलेक्शन किया जाएगा। बैंक के पास में जब प्रॉपर स्टेटमेंट होगा, प्रॉपर स्टेटमेंट या उसके बेसिस पर उसको इन्फॉर्मेशन होगी तो क्लियर कर देगा। ये कस्टमर के पास में अगर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो बैंक को बता देगा कि इस डेट पर ये चेक्स कलेक्ट किए जाने हैं, तो वो ईजिली कलेक्ट हो जाएगा, उसमें डिले नहीं होगा। आई मेरा इट आल्सो हेल्प्स in keeping a track of the checks which have been sent to the bank for collection। एक प्रॉपर इसमें स्टेटमेंट रखता है, ये इस पूरा सिस्टम से बनाकर रखता है कि जो भी चेक्स उसने दिए कस्टमर्स के बिहाफ पर, कस्टमर ने जो भी चेक काट करके दिए टू द बिजनेसमैन या टू द कस्टमर किसी अदर उसके कस्टमर, तो वो उसको कलेक्ट करने का जब भी उसकी पार्टिकुलर डेट बनेगी तो वो इजीली उस डेट पर जाकर के उसको कलेक्ट कर लेगा। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, सिंपल सा कहने का मीन्स है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारा वो स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी ओवरऑल स्टेटमेंट बैंक से रिलेटेड सारी स्टेटमेंट्स को अपनी जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो बैंक उसने कैश बुक बनाई है विद बैंक कॉलम, उस बिजनेस की कैश बुक विद बैंक कॉलम ट्रांजेक्शन से उसको टैली कर सकता है।
ठीक है। और उसके टैली करने के बेसिस पे उसको पता चल जाएगा कि कहाँ से उसकी गलतियाँ हुई हैं या कहाँ से बैंक की गलतियाँ हुई हैं। तो वो दोनों की गलतियाँ, अगर अब वो अब बैंक की गलतियों को तो रेक्टिफाइड नहीं कर सकता, फिर वो क्या करेगा, अपने यहाँ वहाँ से उसी के बेसिस पर अपने यहाँ चीज़ों को रेक्टिफाइड कर लेगा और करेक्शन कर लेगा। तो इसके बेसिस पर वो उसको पता चल जाएगा और उसका एक स्टेटमेंट प्रॉपरली तैयार हो जाएगा।